सिद्ध होगा। समय की शुरुआत में हमें इस चीज को देखना है कि उसमें मानव का विकास कैसे हुआ था, यानी मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ था, उससे रिलेटेड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसकी विकास, उत्पत्ति और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। समय की शुरुआत से जो चैप्टर है उसको हम करीब 5 भागों में, इसको हम एक्चुअली 2 फेज में बांटे हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट फेज को हम 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला है विषय का परिचय, दूसरा है मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण, और तीसरा है मानव इतिहास के स्रोत, और चौथा है पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास का सिद्धांत, और 5वां है मानवीय विकास की कहानी। इन्हीं 5 टॉपिक पे हम डिटेल इस फेज में चर्चा करेंगे, जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि विषय का परिचय क्या है। जैसा कि हम इस चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि समय की शुरुआत से, तो इसमें हमें मेनली पढ़ना है कि मानव का विकास कैसे हुआ। उसके लिए हम सबसे पहले इस विषय का परिचय देंगे, जिसमें है कि मानव सभ्यता का इतिहास जानने के पहले प्रत्येक जिज्ञासु यह जानने के इच्छुक रहता है कि मानव का उद्भव कैसे हुआ और कब हुआ। मानव की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही रोचक है, मगर यह स्पष्ट रूप से इतिहास का विषय न होकर मानव शास्त्र का विषय है। लेकिन हम इसे इतिहास या मानव शास्त्र में अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए इतिहास में मानव के क्रियाकलापों का जहाँ वर्णन किया जाता है, वहीं मानव शास्त्र में मानव के विकास, उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करते हैं। ये हुआ विषय का परिचय। दूसरा है हमारा मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण। मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण, इसमें हम यह जानना चाहेंगे बच्चों कि मानव का उद्भव कैसे हुआ है, उसके प्रति लोगों में क्या दृष्टिकोण है, या फिर उसको लेकर लोगों या फिर हमारे समाज या फिर हमारे मन में किस तरह के सवाल उठते हैं। तो इन दृष्टिकोणों को अध्ययन के हिसाब से हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है आपका धार्मिक दृष्टिकोण, और दूसरा है धार्मिक दृष्टिकोण और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं तो उसे हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, और पहला है धार्मिक दृष्टिकोण और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, यानी धार्मिक दृष्टिकोण ऐसा क्या है जिसमें मानव के उद्भव का दृष्टिकोण हमें दिखता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार यह कहा जाता है कि मानव का जो विकास है वो सभी धर्मों में, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, उन सारे धर्मों में मानव के उत्पत्ति के दृष्टिकोण को एक ईश्वर का रचना माना गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि मानवीय उद्भव के जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार मानव का जो विकास है वह विभिन्न धर्मों के अनुसार पृथ्वी एवं मानव सहित सारे प्राणियों का सृष्टिकर्ता ईश्वर है, यानी ईश्वर को माना गया है। इसका मतलब हुआ कि मानवीय उद्भव के जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वह उसकी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है और उसी के द्वारा उसका विकास किया गया है।
ये तो हुआ मानवीय उद्भव के धार्मिक दृष्टिकोण। अब हम बात करेंगे मानवीय दृष्टिकोण के, मानवीय उद्भव के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। इस दृष्टिकोण के अनुसार वैज्ञानिकों की धारणा धार्मिक दृष्टिकोण को अंधविश्वास माना गया है। यानी कि मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण को दो भागों में हम बांट के जब अध्ययन करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य की जो रचना हुई है वह ईश्वर के द्वारा हुई है, उसी के द्वारा उसका विकास किया गया है। और जब हम वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि इस धार्मिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से खंडित करता है। उसका कहना है कि यह एक अंधविश्वास है कि सृष्टि की जो रचना है वह मनुष्य के द्वारा किया गया है। तो ऐसे जैफर नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ है और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4,70 वर्ष है। अपने जन्म के समय पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में नहीं थी, बल्कि यह एक आग का गोला थी, धधकते हुए आग का गोला थी। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार कहा जाता है कि मानवीय उद्भव का जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसमें सबसे पहले पृथ्वी का उत्पत्ति सूर्य से हुआ है और सूर्य से उत्पत्ति होने के बाद बहुत यानी करोड़ों वर्षों तक जो पृथ्वी थी वह धधकती हुई आग का एक गोला थी। और यह बहुत सालों के बाद ये आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ और जैसे जैसे यह ठंडा होते गया वैसे वैसे वाष्प के रूप में जल भी बनते गया और यही जल पृथ्वी के उन गड्ढे को भर दिया जो आज हमारे सामने पृथ्वी पर सागर महासागर के रूप में है। और जो ऊंचे ऊंचे गड्ढे, ऊंचे ऊंचे टीले हुए, वे आज हमारे पर्वत और शिखर के रूप में विद्यमान हैं। तो मानवीय उद्भव के दृष्टिकोणों को हम दो भागों में बांटकर पढ़े। पहला कि धार्मिक दृष्टिकोण, जिसके अनुसार हमने देखा कि मानव का जो सृष्टिकर्ता है वह ईश्वर है, उसी के अनुसार उसका विकास और उत्पत्ति हुआ है। और दूसरा दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है मानव से और पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुआ है और यह मानवीय उद्भव के धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करता है। ये तो हमारे हुए मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण का दो सिद्धांत, पहला धार्मिक दृष्टिकोण और दूसरा हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का जैव उद्विकास का सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति का जैव उद्विकास का सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति जैव विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। जीवों के क्रमिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था में आज विद्यमान है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क को जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। जैव उद्विकास सिद्धांत का जनक लेमार्क को कहा जाता है, जिसने 1809 ईस्वी में फिलास्फिक जूलॉजिक नामक अपना शोध ग्रंथ प्रकाशित किया। इसमें वे जैव उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किए। ये था पृथ्वी की उत्पत्ति का जैव उद्विकास का सिद्धांत। तो बच्चों, हमने जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा वो है पृथ्वी की उत्पत्ति का जैव उद्विकास का सिद्धांत। यानी पृथ्वी की जो विकास हुआ है वह विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हुआ है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत के अनुसार है। उसमें एक जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया है, जो 1809 ईस्वी में लेमार्क ने एक शोध पत्र दिया जिसका नाम है फिलास्फिक जूलॉजिक नामक अपना शोध ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के जैव उद्विकास
विकास के सिद्धांत को परिभाषित किया है या उसमें वर्णन किया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मानव इतिहास के स्रोत। मानव इतिहास के स्रोत। जब हम मानव इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले हमने पढ़ा विषय का परिचय, दूसरा पढ़ा मानवीय उद्भव के जो दृष्टिकोण थे, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके बाद है हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति, जैव विकास का सिद्धांत। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मानव इतिहास के स्रोत। मानव इतिहास के जो स्रोत हैं उसका क्या क्या स्रोत है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मानव का इतिहास जानने के स्रोत क्या है, अर्थात मानव की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हमें किन स्रोतों के अनुसार पता चलता है। तो जो है जीवाश्म, गुफा चित्र और पत्थर। जीवाश्म, गुफा चित्र और पत्थर। मानव इतिहास के स्रोतों को जानने के लिए हम उसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है जीवाश्म, दूसरा है गुफा चित्र और तीसरा है पत्थर के औजार। कहा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ। मानव जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफा चित्रों की खोज हमें प्रारंभिक मानव के इतिहास की जानकारी में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन सारे स्रोतों का भी एक अपना इतिहास है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, जिससे कि हमें मानव के विकास के बारे में जानने का एक अच्छा स्रोत साबित हुआ है। तो जीवाश्म होता है, जीवाश्म पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टानों में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में वे पड़े रहते हैं। मतलब कि जीवाश्म वैसे जीवों के उन अवशेषों को कहा जाता है जो लाखों करोड़ों वर्षों तक किसी चट्टान के या फिर के अंदर दब जाते हैं और वे वहाँ पड़े रहते हैं, तो वह एक जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है गुफा क्षेत्र। यूरोप और अफ्रीका में गुफाओं की दीवारों पर पाए गए पेंटिंग से भी हमें मानव इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो कहा जाए तो गुफा चित्र भी हमारे मानव इतिहास को जानने के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं, बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। और तीसरा चीज है पत्थर के औजार। कहा जाता है कि पुराने जो आदि मानव थे वे पत्थर के औजार बनाते थे और उनका उपयोग वे शिकार करने या फिर अपना रक्षा करने या फिर उन्हें अपना प्रोटेक्शन में भी करते थे। तो पत्थर के औजार भी मानव के इतिहास को जानने के बहुत ही अच्छा स्रोत है। पत्थर के औजार के रूप में कुल्हाड़ी हो गया, नुकीले पत्थर हो गए, इसके बाद तेज पत्थर हो गए, पत्थर के ब्लेड हो गए। इन सारी चीज़ों से मानव के विकास की कहानी हमें पता चलती है। ये तो हुआ मानव इतिहास के स्रोत की 3 स्रोत हुए। पहला जीवाश्म, दूसरा हुआ गुफा चित्र और तीसरा हुआ पत्थर के औजार, जिसका वर्णन हम लोग इधर किए। अगला हम लोगों का है मानव विकास की कहानी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि मानव इतिहास की कहानी कैसी है, मतलब कि मानव प्रजातियों का विकास कैसे हुआ, वे किस तरह से क्रमिक विकास करके आज एक आधुनिक चिंतन से मानव का विकास हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि मानव प्रजाति क्या है।
मिलकर अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं और फिर वही संतति स्वयं अपने जैसे संततियों को उत्पन्न कर सके, अगर ये क्षमता उनमें होती है तो हम उसे मानव प्रजाति के नाम से जान सकते हैं, यानी उन्हें मानव प्रजाति कहा जाता है। मानव के विकास की कहानी में हमें मानव प्रजातियों का किस तरह से विकास हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें है कि मानव प्रजाति के विकास के चरणों को हम देखें तो इसके बारे में चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के द्वारा पता चलता है कि मानव प्रजाति को सबसे पहले हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। मानव प्रजाति को हम सबसे पहले कितने भागों में? 3 भागों में बांटकर उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें है पहला है प्राइमेट, दूसरा है होमोनाइड और तीसरा है होमो सेपियंस। क्या हुआ? सबसे पहला हुआ प्राइमेट, दूसरा हुआ होमोनाइड, तीसरा हुआ होमो सेपियंस। अर्थात मानव प्रजाति को हम कितने कैटेगरी में स्टार्टिंग में बांट कर पढ़ते हैं? वो है 3 भागों में। पहला है प्राइमेट, दूसरा है होमोनाइड, तीसरा है होमो सेपियंस। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार से है। पहला है प्राइमेट, अर्थात प्राइमेट किस मानव को कहा जाता था? इसमें हमें ये जानना है कि प्राइमेट किस मानव को कहा जाता था। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक समूह का एक उप समूह होता था, जिसके अंतर्गत बानर, लंगूर और मानव आते हैं। लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व एशिया और अफ्रीका में नर बानर अस्तित्व में थे। इसी दौरान एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी अस्तित्व में आई। तो प्राइमेट किस स्तनपायी प्राणियों का एक समूह है? जो प्राइमेट को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यह एक स्तनपायी प्राणियों का एक समूह है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बानर, लंगूर और मानव आते हैं, जिनका विकास करीब 360 से लेके 240 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और इनका जो अवशेष मिला है वह एशिया और अफ्रीका में पाया गया है। ठीक है, प्राइमेट क्या है वो हम लोग जान गए। आगे हम चर्चा करेंगे दूसरा क्या है? होमोनाइड। दूसरा है होमोनाइड। होमोनाइड क्या है? यानी प्राइमेट जब ज्यादा डेवलप हो गया तब वह क्या हुआ? होमोनाइड बना। होमोनाइड प्राइमेट का एक उप समूह है जो 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यह बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती है। प्राइमेट क्या था? 360 से लेके 240 वर्ष पूर्व आया था और उस प्राइमेट में जब कुछ चेंजेस आया तब वह क्या हुआ? होमोनाइड हुआ। और जो कब अस्तित्व में आया? वह लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया और यह बंदरों से कई तरह से भिन्न था। इसका जो शरीर था वह बंदर से बड़ा होता है और इसकी पूंछ नहीं होती है। अब हम होमोनिड के बारे में तो जान गए कि यह 240 लाख वर्ष पूर्व आया था और यह बंदरों से बहुत ही भिन्न था। इनका जो शरीर होता था वह बंदरों से बड़ा होता था और इनकी पूंछ नहीं होता था। लेकिन होमोनाइड की कुछ विशेषताएं भी है जो हम इस प्रकार देखेंगे। पहली विशेषता है कि होमोनाइड बंदरों से कई तरह से अलग या भिन्न होते थे। दूसरा है कि इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता
होती थी। इस प्रकार हमने क्या देखा कि होमोनाइडों की मेनली 3 विशेषताएं थी। पहला तो यह कि यह बंदरों से बिल्कुल भिन्न दिखते थे, दूसरा कि इनका जो शरीर था वो बंदरों से बड़ा होता था, और तीसरा कि उनमें पूंछ नहीं होता था, और चौथा कि इनकी विकास की जो अवधि होती थी वह बहुत लंबा होता था। इन्हीं वजहों से यह प्राइमेट मानव से डिफरेंट होते थे, यानी अलग होते थे। और इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि प्राइमेट मानव में जब इन सारी विशेषताओं पाए गए तो हम उस मानव को क्या बोले, होमिनाइड मानव बोले। ठीक है, अब हम तीसरा का चर्चा करेंगे, होमोनिड का। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि होमोनिड क्या है। होमोनिड जब प्राइमेट मानव हुआ, जब उसमें कुछ चेंजेज आए तब वो होमोनाइड बना। ठीक है, यह 200 प्राइमेट जो है वह 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व आया। ठीक है, 240 लाख वर्ष पूर्व फिर कौन आया, होमोनाइड आया। उसमें भी बहुत सारे चेंजेज हुए और उसके बाद क्या बना, वही चेंजेस उसको क्या हुआ, नामकरण उसका क्या हुआ, तीसरे मानव रूप में आया, वो है होमो सेपियंस कहलाया। ठीक है, होमोनिड होमिनाइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं और ये लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। ठीक है, होमोनिड की विशेषता, होमोनाइड एंड उसमें है होमोनाइड की विशेषता है, इसके मस्तिष्क का जो आकार होता था वह बहुत बड़ा होता था। इसके पास पैरों के बल खड़ा होने की क्षमता होती थी, और तीसरा उसका विशेषता है कि ये 2 पैरों के बल चलते हैं, और चौथा है कि इनके हाथों में विशेष क्षमता होती है जिससे वे हथियार बना सकते थे और चला सकते थे। ये तो हुआ होमोनिड की विशेषता। होमोनिड की क्या विशेषताएं हैं, मेनली होमोनिड की विशेषताएं 4 प्रकार की है। पहला है कि इनके जो मस्तिष्क का आकार होता था वह बड़ा होता था, दूसरा है वे पैरों के बल खड़े होकर आराम से खड़े होने में सक्षम होते थे, और तीसरा है कि ये 2 पैरों के बल चलते हैं, और चौथा है इनके हाथों में विशेष क्षमता होती है जिसे वे हथियार बना सकते थे और चला सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्या, ये तो हुआ 5, ये हुआ 3 तरह का मानव हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कि होमोनिड और होमोनाइड में क्या अंतर है। तो होमोनिड और होमोनाइड में वही अंतर है जो होमोनाइड और होमोनिड की जो विशेषताएं थी, हमने देखा कि इन दोनों में कुछ विशेषताएं थी जिसको कि हम टू द पॉइंट बताएं, तो उन्हीं को हम अंतर में भी रख सकते हैं। जैसे होमोनिड और होमोनाइड में मेनली अंतर थे। पहला अंतर क्या था, इनका मस्तिष्क छोटा होता था, यानी होमोनाइड का जो मस्तिष्क होता था वह बड़ा होता था, लेकिन होमोनिड का जो मस्तिष्क होता था वह छोटा होता था। अच्छा, होमोनिड सीधे खड़े होकर 2 पैरों के बल चलते थे, लेकिन जो होमोनाइड थे वो चौपाया थे, यानी वे 4 पैरों पर चलते थे। और तीसरी उसकी जो अंतर है, तीसरा वो है इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसके सहारे हथियार बना सकते थे और इनका इस्तेमाल कर सकते थे। और चौथा है इनकी उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इनकी उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। किनकी उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है? होमोनिड की जो उत्पत्ति है
वो 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जबकि इनका जो होमोनाइड की जो उत्पत्ति है वो 240 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, और होमोनिड का हो जाएगा 56 लाख वर्ष पूर्व, और इसका है 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व। ये हुआ। नेक्स्ट है, जैसे हमने मानवीय उद्भव के सिद्धांत को हम दो भाग में बांटे थे। पहला था धार्मिक दृष्टिकोण, और ये था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हाँ बच्चों, तो हमने इस चैप्टर को 5 भागों में, सबसे फर्स्ट पेज में 5 भागों में डिवाइड करके पढ़े। पहला क्या था? विषय का परिचय, जिसे हमने आप लोगों को बताया। दूसरा है मानवीय उद्भव के दृष्टिकोण, जो है धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये दो हुआ, धार्मिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसे हम दो भाग में डिवाइड किए, ठीक है। इसके बाद है मानव इतिहास, इसके बाद है पृथ्वी की उत्पत्ति का जैव उद्विकास का सिद्धांत। तो जैव उद्विकास का सिद्धांत के बारे में भी आप लोगों को हम अच्छे से बता दिए। इसके बाद है आपका मानव इतिहास के स्रोत। तो मानव इतिहास के स्रोत को हमने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा। एक है जीवाश्म, दूसरा है गुफा चित्र, और तीसरा है पत्थर के औजार। और आगे है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास की कहानी। मानव विकास की कहानी में हमने पढ़ा कि मानव प्रजाति क्या है, और उसके बाद मानव प्रजाति को हम कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला है प्राइमेट मानव, जिसका विकास 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व हुआ। दूसरा है होमोनाइड, जो 240 लाख वर्ष पूर्व से हुआ इसका। और तीसरा है होमोनिड, 56 लाख वर्ष पूर्व। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब होमोनिडों के अफ्रीका में उद्भव के प्रमाण। आगे है मेरा होमोनिडों के प्रमाण। ये हुआ होमोनिडों के प्रमाण। होमोनिड क्या थे? 56 लाख वर्ष जो मानव का विकास हुआ, उनको हम लोग होमोनिड के अंतर्गत रखते हैं। और होमोनिड का प्रमाण मिला है, जो कहाँ मिला है? वह अफ्रीका में मिला है। और इसके 2 प्रमाण मिले हैं। पहला है कि यह अफ्रीकी बानरों का एक समूह होमोनिड से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। और दूसरा है सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश से हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और अफ्रीका के बाहर पाए गए हैं। जीवाश्म इतने पुराने इसके नहीं हैं। अब हम इसके 2 प्रमाण मिले हैं, हो गया। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या है? होमोनिड। होमोनिड को भी हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं।
होमो प्रजाति, क्या है? होमो प्रजाति। और दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है। तो होमोनिड जब 56 लाख वर्ष पूर्व जब होमोनिड का विकास हुआ तो इसके बाद ही होमोनिड में कुछ परिवर्तन हुआ, जिसको कि हम आगे अध्ययन करने के लिए इसे 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला क्या हुआ? पहला हुआ आपका होमो प्रजाति और दूसरा हुआ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। पहला क्या हुआ? होमो प्रजाति और दूसरा हुआ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि होमो का अर्थ क्या है। होमो का अर्थ आदमी है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाने तो होमो का अर्थ जो है वह आदमी है, यानी उसको हम कैसे कहेंगे? यानी वैसी प्रजाति। और होमो कहने से उसका तात्पर्य आदमी होता है और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही सम्मिलित रूप से बोला जाता है। तो हम होमो आगे हम देखेंगे कि होमो प्रजाति भी आगे चल के बहुत सारे होमो प्रजाति की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमो प्रजाति की विशेषताएं। होमो प्रजाति की विशेषताएं। होमो प्रजाति की विशेषताएं है। सबसे पहला है इनका मस्तिष्क जो होता है वह ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा छोटा होता है। कैसा होता है? इनका जो मस्तिष्क होता है, पहला है मस्तिष्क जो है वह छोटा होता है। ठीक है। दूसरा है इनके जो जबड़े होते हैं, इनके जबड़े हल्के होते हैं। इनका जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है? पहला विशेषता है होमो प्रजाति का कि इनका मस्तिष्क छोटा होता है। दूसरा है इनके जो जबड़े होते हैं वह क्या होता है? हल्के होते हैं। इनके जो दांत होते हैं वे छोटे आकार के होते हैं। तीसरा है इनके दांत छोटे आकार के होते हैं। ये हो गया। और चौथा है कि ये हाथों का उपयोग कर सकते हैं। 4th नंबर क्या है? ये हाथों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इनकी पांचवी विशेषता है, क्या है? सीधे खड़े होकर चलते हैं। सीधे खड़े होकर चलते हैं। तो होमो प्रजाति की क्या विशेषताएं हैं? मेनली 5
जबड़े होते हैं वो हल्के होते हैं, और तीसरा है कि इनके दांत छोटे आकार के होते हैं, और चौथा है ये हाथों का उपयोग कर सकते हैं, यानी किसी चीज को पकड़ने में अपने हाथ का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, और चौथा है कि ये सीधे खड़े होकर चलते हैं, न कि ये झुककर चलते हैं। तो ये मेनली 5 विशेषताएं हैं होमो प्रजाति की। आगे हम इसको, अब होमो प्रजाति भी आगे चल के डिवाइड हो गया है, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। होमो प्रजाति, इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ये दूसरा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, और तीसरा है होमो सेपियंस। होमो प्रजाति को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है होमो हैबिलिस, दूसरा है होमो इरेक्टस, और तीसरा है होमो सेपियंस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि होमो हैबिलिस क्या था। इस शाखा का विकास 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया के ओमो और तंजानिया में ओल्ड वर्ल्ड गोल्ड से प्राप्त हुआ है। क्या है, इस शाखा का विकास लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ, और यह इसके जो जीवाश्म है वो इथोपिया के ओमो से प्राप्त हुए हैं, और एक और जगह है जो है तंजानिया में ओल्ड वर्ल्ड गोल्ड से प्राप्त हुआ है। दूसरा है होमो इरेक्टस। मानव के क्रमिक विकास को अगली कड़ी 18 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई, और यह क्या कहलाया हुआ है, होमो इरेक्टस के नाम से जाना गया। होमो हैबिलिस का अस्तित्व जो है वो मात्र अफ्रीका में मिले हैं। होमो हैबिलिस के जो अस्तित्व है वो मात्र अफ्रीका में मिले हैं, लेकिन होमो इरेक्टस के जो अवशेष हैं वह यूरोप, एशिया, चीन एवं इंडोनेशिया में प्राप्त हुए हैं। यानी होमो हैबिलिस में कुछ चेंजेस हुआ तो आगे चलकर फिर होमो इरेक्टस बना। होमो हैबिलिस के जो जीवाश्म प्राप्त हुए वह सिर्फ अफ्रीका में ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म है वह एशिया, चीन एवं इंडोनेशिया तक में प्राप्त हुआ है। आगे तीसरा हमारा है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस के बारे में हम जानेंगे। क्या है होमो सेपियंस? 2 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस लुप्त हो गया, और इसके बाद होमो इरेक्टस जो है से होमो सेपियंस, और फिर होमो सेपियंस से होमो सेपियंसेस नामक मानव का विकास हुआ। इस मानव को हम चिंतनशील मानव के नाम से भी जानते हैं।
जो है सीधे खड़े, सीधे खड़े होकर, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मानव कहा जाता है। ये हो गया। और ये तो हुए 5, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो प्रजाति को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? होमो हैबिलस, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा है होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस को हम सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मानव कहा जाता है, और होमो सेपियंस को हम चिंतनशील मानव के नाम से भी जानते हैं। यही होमो सेपियंस आगे चलकर होमो सेपियंस होमो सेपियंस के नाम से भी ज्ञात हुआ, और इस मानव को हम चिंतनशील आधुनिक मानव के नाम से जानते हैं। चिंतनशील, इस मानव को हम किस नाम से जानते हैं? चिंतनशील आधुनिक मानव के नाम से हम जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि होमो प्रजाति को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है होमो हैबिलस, दूसरा है होमो इरेक्टस और तीसरा है होमो सेपियंस। होमो हैबिलस का विकास 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, और होमो इरेक्टस जो है वह सीधा खड़ा होकर अपने पैरों के बल पे चलने वाला मानव है। जब वह और विकसित हो गया, यानी उस मानव का और विकास हुआ, तब वह क्या हो गया? वो हो गया होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को हम चिंतनशील मानव के नाम से भी जानते हैं। और जब यही चिंतनशील मानव में और भी विकास हुआ, यानी अच्छा ग्रोथ हुआ, तो वो क्या किस नाम से जाना गया? वो हुआ होमो सेपियंस, अर्थात उसको हम किस नाम से बोलेंगे? चिंतनशील आधुनिक मानव के नाम से हम जानते हैं। चिंतनशील आधुनिक मानव के नाम से हम जानते हैं। तो इतना हुआ। अब हम देखेंगे आगे। हम सबसे पहले जितने भी हम इतना स्टडी किए उसमें हमारा कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होता है, जो हम कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों को देखने के लिए देंगे। सबसे पहले वो है कि प्रजाति क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रजाति क्या है। दूसरा है कि मानव के विकास के चरण क्या है, ये है। और तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितनी वर्ष पुरानी है। पृथ्वी कितनी वर्ष पुरानी है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि जब हमने
प्रजाति को बांटा 3 भाग, होमो प्रजाति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मानव जीवाश्म क्या है? ये क्वेश्चन हुआ। 5वां क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि मानवीय उद्भव के कितने दृष्टिकोण हुए? मानवीय उद्भव के कितने दृष्टिकोण हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? और अगला है मानव के विकास के विकास का सिद्धांत किसने दिया? अगला क्वेश्चन हमारा है, होमो प्रजाति को कितने भागों में बांटा जाता है? प्रजाति को कितने भागों में बांटा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या अंतर है? बच्चों, होमो प्रजाति के बारे में हम लोग पढ़े। समय की शुरुआत में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि विषय का परिचय। इसके बाद हमने स्टार्ट किया मानव इतिहास के स्रोत। इसके बाद हमने बताया कि मानव जीवाश्म क्या है, फिर मानव विकास की कहानी क्या है, फिर मानव विकास मानव को किन किन अवस्थाओं में विकसित होकर वे किन किन नामों से जाने गए उसके बारे में पढ़ा। लास्ट में हमने पढ़ा कि जो होमो प्रजाति है वह 3 भागों में विभाजित हो गया। वो है होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस
भागों में विभाजित हुआ, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। और फिर होमो प्रजाति 3 भागों में विभाजित हुआ, पहला होमो हैबिलस, दूसरा हुआ होमो इरेक्टस और तीसरा हुआ होमो सेपियंस। इतने जानने के बाद हम आप लोगों से 10 क्वेश्चन आराम से इससे अराइज हो सकता है, वो है 10 क्वेश्चन आराम से अराइज हो सकता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि प्रजाति क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रजाति किसको कहते हैं, वो अराइज कर सकते हैं। इन सारे चर्चा से हम दूसरा क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, वो है मानव के विकास के चरण क्या है, जो आप खुद इस चर्चा के द्वारा आपको आंसर मिल जाएगा। मानव जीवाश्म क्या है, यानी जीवाश्म हम किसे कहते हैं। मानव का जीवाश्म के थ्रू ही हमारे मानव के इतिहास की कहानी की चर्चा होती है। और 5वां क्वेश्चन आपका है मानवीय उद्भव के कितने दृष्टिकोण थे, जिसको हमने बताया कि मानवीय उद्भव के 2 दृष्टिकोण हैं, एक है धार्मिक दृष्टिकोण और दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये हो गया आपका धार्मिक किसे कहते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किन बातों की हमने चर्चा की है, वो आपको हम बता चुके हैं, जो आप अपने देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव इतिहास के स्रोत क्या है, अर्थात मानव इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का सहारा हम लेते हैं, जिसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जो है पहला है मानवीय जीवाश्म, दूसरा है गुफा चित्र और तीसरा है आपका पत्थर के औजार। तो ये आपका आंसर हुआ। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव के विकास की जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो मानव के विकास की कहानी को हम विकासवादी सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव का जो विकास हुआ है वह विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत हुआ है, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत हम जैव विकास के सिद्धांत को मानते हैं। और ये जो सिद्धांत दिए हैं उनका नाम है लैमार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है होमो प्रजाति को कितने भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है होमो प्रजाति को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला है होमो हैबिलिस, दूसरा है होमो इरेक्टस एंड तीसरा है होमो सेपियंस। इनमें क्या डिफरेंसेस था, तो था कि होमो इरेक्टस को हम खड़े होकर अपने पैरों पे चलने वाला मानव बोलते थे, और होमो सेपियंस क्या था, होमो सेपियंस को हम चिंतनशील मानव कहते थे। और जब वही चिंतनशील मानव आगे उनका ग्रोथ हुआ, उनका विकास हुआ, तो हम जो अभी प्रेजेंट में जो हम आधुनिक चिंतनशील मानव हैं, तो उसका विकास हुआ है होमो सेपियंस से, जो आज हम प्रेजेंट हैं। यानी जो हमारा जो अभी प्रेजेंट का जो अस्तित्व है वो होमो सेपियंस के द्वारा ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपका है होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या अंतर है, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से बस कहना इतना है कि हमें जितना हो सका इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाने और बताने की कोशिश की, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को इससे ज़रूर अच्छी जानकारी प्राप्त हुए होंगे और आपको लाभ भी पहुंचेगा। अच्छा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप अच्छे से पढ़िए।